चैप्टर का नाम है बेटा, ये 11वां चैप्टर है एनसीईआरटी का, और इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अंग्रेजी में कहे तो क्या कहेंगे? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो देखिए इसमें हमारी आंखों की संरचना है। एक तो सामान्य आंख जो आप नॉर्मली ऐसे देखते हो, तो ये वाला जो भाग है, ये बीच वाला देख रहे हैं आप, इसी को क्या कहा जाता है? प्यूपिल। हाँ, और ये जिसका ये जो ऐसा जो कलर कलर होता है, जिसके कारण ब्राउन या ब्लू आंख दिखता है, उसको आइरिस कहते हैं। और ये आंख का जो पलक है उसको आईलीड कहते हैं। यहाँ चित्र के बारे में कुछ बताया गया है, देखिए आप। ये मानव नेत्र का जो चित्र हम लोग को विज्ञान के आधार पे पढ़ना है वो ये है। जैसे कि इसमें आप यहाँ पर एक सफेद वाला भाग जो देख रहे हैं वो लेंस है। वो क्या है? लेंस है। हमारे आंखों में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है बेटा। हाँ, नेचुरली जो आंख में लेंस है वो किस प्रकार का है? उत्तल लेंस है। उसके बाद ये वाला जो भाग है लेंस के सामने, उसको देखिए क्या कहा गया है? आइरिस। क्या कहा गया है? आइरिस। ये जो आपको ब्लैक छिद्र दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? प्यूपिल कहते हैं इसको। यहाँ भी देखिए ना, ये कहा गया है ना। ये जो बाहर वाला एरिया है थोड़ा उभरा हुआ आंख के बाहर, आप अगर आंख को इस तरह से टच करें ना और आंख को दोनों तरफ गति कराइए, आपको पता चलेगा कि कुछ उभरा हुआ दोनों तरफ जा रहा है। तो वो उभरा वाला हिस्सा जो ब्लैक या ब्राउन या हल्का नीला दिखता है ना, वो ऊपर जो उभरा हुआ है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? प्यूपिल कहते हैं। ठीक, सॉरी, कॉर्निया कहते हैं। उस पार्ट को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। पीछे जो आंख का पर्दा जिसको कहते हैं हम लोग बेटा, जहां पर वस्तु का चित्र बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। हाँ, और ये जो आप बारीक बारीक नसें देख रहे हैं इसमें, ये सब जो है, ये सबको क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो आगे तो हम लोग क्वेश्चंस में सबको देखेंगे ही। अभी देखिए हम लोग पहले स्टार पॉइंट इसका पढ़ेंगे एनसीईआरटी के आधार पर कि क्या क्या। लाइट बंद हुआ? क्या क्या इसमें चित्र में? अब आपको चित्र आगे मिलेगा, और स्टार पॉइंट पहले हम लोग समझेंगे चैप्टर ठीक से। देखिए देखिए पहला पॉइंट है कि हमारी आंखें प्रकाश का उपयोग कर हमें अपने चारों ओर की वस्तु को देखने में समर्थ बनाती है। हमारी आंखें प्रकाश का उपयोग कर, एक एक शब्द समझने का प्रयास कीजिएगा, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। हमारी आंखें प्रकाश का उपयोग कर हमें अपने चारों ओर की वस्तु को देखने में समर्थ बनाती है। That means का मतलब ये है कि हमारी आंख प्रकाश का यूज करके हमको अपने आसपास जितना भी वस्तु है ना उसको देखने में समर्थ बनाता है। मतलब रोशनी अगर ना हो, प्रकाश ना हो, तो हम ठीक से नहीं देख पाएंगे। अगर कमरा अंधेरा होता है, रात्रि में आप लाइट बंद करके सोते हो, रूम अंधेरा होता है और आप जगते हो, तो वो आपको आइडिया है कि गेट कहाँ है, खिड़की कहाँ है, वो अलग बात है। लेकिन कभी कभी किसी अनजाने जगह पर आपको सोना पड़ता है, तो अंधेरे कमरे में किसी, तो आपको कोई आइडिया नहीं होता है उस समय। आप मतलब एकदम आपको, क्योंकि आपके आंख में वो कोई शक्ति ही नहीं है, कोई ऐसा पावर नहीं है कि बिना रोशनी के आप देख पाए। मतलब आपका आंख तभी देखने में सक्षम है जब प्रकाश उपलब्ध है। प्रकाश है तो हम वस्तु को देख पाएंगे, प्रकाश नहीं है तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और उसका एक शर्त और भी है जो आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा भी होगा, कि प्रकाश सिर्फ होने से भी आप वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं और दिन का समय है, बाहर धूप खिला हुआ है और आप किसी बंद कमरे में है, क्या आप बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं? अगर खिड़की खुली है तो देख सकते, खिड़की बंद हो तो नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? प्रकाश तो मौजूद है वहां, तो हम फिर क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वस्तु पर प्रकाश पड़े और लौट कर हमारी आंखों तक आना चाहिए। वस्तु को हम कब देख सकते हैं? किसी वस्तु को जब वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता हो और लौटकर हमारी आंखों तक पहुंचता हो, तभी हम वस्तु को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने आंखों के सामने अब हथेली ले आओ या एक कॉपी रख लो, तो क्या
आप मेरी आवाज तो सुन लोगे, क्या आप मेरा वीडियो देख पाओगे? प्रकाश तो है, लेकिन आप क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि यहां से जो रिफ्लेक्शन है, प्रकाश की किरण जो आपकी तरफ जा रही है, उसके सामने कॉपी आ गया, कॉपी उसको आपके आंखों तक जाने नहीं दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे ना कि हम वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उस पर प्रकाश पड़े और लौटकर हमारी आंखों तक पहुंचे। ठीक ना? आगे बढ़े। कितना इंपॉर्टेंट है प्रकाश का होना, ये आप समझ रहे हैं ना? प्रकाश का उपयोग करके ही हम देख सकते हैं। क्या कहा कि मानव नेत्र एक कैमरे की तरह है, इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है। हमने देखा था ना बेटा, रेटिना बताया था ना चित्र में, पीछे थोड़ा पीछे चले। ये जो रेटिना है ना, इसी पर चित्र बनता है आंख का। रेटिना को ही हम आंख का क्या कहते हैं? पर्दा कहते हैं। तो इसी के ऊपर आंख का चित्र बनता है। तो हमारा आंख जो है, हमारा जो नेत्र है ना, बिल्कुल किसकी तरह है? कैमरे की तरह। जैसे कैमरा क्या करता है? हर चीज को रिकॉर्ड कर लेता है, फोटो ले सकता है, वीडियो बना सकता है। ऐसे आपका आंख भी सब चीज को क्या कर सकता है? कैप्चर कर सकता है। वो एकदम कैमरे की तरह काम करता है। और आपको आश्चर्य होगा कि आपके आंख का जो मेगापिक्सल है वो बहुत ही ज्यादा है। आप किसी भी मोबाइल कैमरा या डीएसएलआर कैमरा कहते हो ना बेटा, आप उसका जूमिंग मोड जितना भी है, उससे कहीं ज्यादा मतलब आपके आंख का शक्ति है, ये आप समझ लो। नॉर्मल स्थिति में जूमिंग में तो मान लीजिए हम लोग, आप देखते होंगे कि कैमरे को जूम करके हम लोग चंद्रमा पर जो छाया है, गड्ढा का के कारण जो चंद्रमा पर जो ब्लैक सैंड दिखता है, वो तक देख लेते हैं आज के टाइम में। लेकिन नॉर्मली अगर आप एक किसी कैमरे से चंद्रमा का फोटो ले, तो आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा आकार दिखेगा, लेकिन आपका सामान्य आंख उसको उससे कहीं गुना बड़ा देख पाता है। यानी कि नॉर्मल कैमरा से आपके आंख का पावर क्या है? ज्यादा है, ज्यादा मेगापिक्सल का है, जो नेचर ने हमको प्रदान किया है। ठीक ना बेटा? तो हमारा आंख एक कैमरे की तरह है। इसमें जो लेंस निकाय है वो क्या करता है? प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है। हमारे आंख में जो लेंस है ना, वो लेंस क्या करता है? हमारा जो आंख का पर्दा है, रेटिना जिसको कहते हैं, उस पर चित्र बनाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये चित्र जो रेटिना पर बनता है बेटा, वो हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। मतलब आप मुझे देख रहे हो ना, तो आपके रेटिना पर मेरा चित्र उल्टा बन रहा होगा। मतलब मेरा सर नीचे होगा और पैर वाला हिस्सा ऊपर होगा। फिर आप कहेंगे कि सर, हम आपको उल्टा देख रहे हैं, फिर हम महसूस तो आपको सीधा कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है वो नर्व सेल जो आपने चित्र में देखा ना। थोड़ा पीछे आते हैं। ये जो नर्व सेल देखते हैं ना, ऑप्टिक नर्व्स, ये आप समझ लीजिए, जिसको आप लोग क्या कहते थे? तंत्रिका कोशिकाएं। तो नेत्र की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उसको मैसेज को लेके ना ब्रेन तक पहुंचा देता है। कहां तक? ब्रेन तक पहुंचा देता है। अब ब्रेन उसको क्या कर लेता है? सीधा कर लेता है। उस चित्र को ब्रेन क्या करता है? सीधा कर लेता है। रेटिना पर चित्र उल्टा बनता है, लेकिन ब्रेन उसको क्या करता है? सीधा कर लेता है। आप सीधा देख पाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? चलिए आगे देखें। फिर है कॉर्निया, नेत्र गोलक का अग्र पृष्ठ पर उभार बनाती है। मैंने आपको दिखाया था ना, और मतलब दिखाया भी कि आंख के ऊपर आप पलक गिरा के अगर उंगली रखे और अपना आंख को दोनों तरफ घुमाए, तो आपको लगेगा कि अंदर से एक गोल जैसा कुछ चीज आपके हाथ के नीचे से घड़क रहा है। तो वो उभर रहा है। इसका क्या मतलब है? कि हमारा जो आंख आपको बाहर से दिखता है, वो सब प्लेन सरफेस नहीं है। वो बीच वाला जो एरिया जो है ब्लैक दिखता है ना, वो थोड़ा सा उभरा हुआ है। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। वो क्या करता है? नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर क्या बनाता है? उभार बनाता है। समझ पा रहे? बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा? क्रिस्टलीय लेंस, आंख का जो लेंस है ना, उसके बारे में कह रहा है। आपने चित्र में देखा, क्रिस्टलीय लेंस विभिन्न दूरियों को रेटिना पर फोकस करती है। अब सोचिए, इतना बेहतरीन कैमरा है हमारे आंख का। अभी मैं कैमरे को देख रहा हूं, तो कैमरा स्पष्ट है और पीछे का सारा चीज ब्लर है। ब्लर समझते हैं ना बेटा? कैमरा फोटो खींचते हो आप, तो देखते होंगे कि जिस पर फोकस रहता है वो क्लियर आता है, और बैकग्राउंड में जो चीज है वो क्लियर नहीं आता है। और मैं अभी अपने सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी को देख रहा हूँ, जबकि मेरे सामने कैमरा है, तो मैं कैमरा को ब्लर देख रहा हूँ, घड़ी को साफ देख रहा हूँ। मतलब इसका क्या मतलब है? कि हमारा आंख जिस वस्तु को पर फोकस करना चाहे,
उसको देखेगा, उसके आगे पीछे के वस्तु को वो क्या कर लेता है, ब्लर कर लेता है। अभी कैमरा सामने है और घड़ी पीछे है, और हम कैमरा के पीछे देख रहे हैं घड़ी को, और घड़ी मेरा स्पष्ट दिख रहा है और कैमरा ब्लर दिख रहा है। ये क्षमता है कि विभिन्न दूरियों को हम रेटिना पर फोकस कर सकते हैं। अनंत पर की दूरी को भी हम लोग फोकस, सूर्य को देख सकते हैं ना बेटा, तारों को देख सकते हैं ना। सोचिए, वो तो प्रकाश वर्ष में हमसे दूर है, लेकिन हम उसको भी देख सकते हैं। जो हमसे प्रकाश वर्ष में दूरी है, प्रकाश वर्ष तो समझते होंगे आप, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम एक प्रकाश वर्ष का। और प्रकाश का वेग क्या है निर्वात में, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अंदाजा करिए कि एक सेकेंड में 3 गुना 10⁸ मीटर दूरी तय करता है, तो एक वर्ष में कितना दूरी तय करता होगा, उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और सूर्य से आप तक प्रकाश को पहुंचने में आपको पता होना चाहिए कि 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है। तो हम सूर्य से प्रकाश मिनट में दूर है, और तारों से हम प्रकाश वर्ष में दूर है। आप इसका सर्च करके कि तारों से हमारी दूरी क्या है, विभिन्न तारों से आप पता कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो क्रिस्टलीय लेंस है, हमारा जो आंख का लेंस है, वो अलग अलग दूरियों को रेटिना पर फोकस करता है, फोकस कर सकता है, कभी कम दूरी वाले को, कभी अधिक दूरी वाले को। और अगर आप इसका खेल देखना चाहें तो आप एक चीज कर सकते हैं, अपने दोस्त के साथ, दोस्त को बगल में बिठाइए और उसके सामने एक पेन रखिए कुछ दूरी पर, और फिर आप क्या करें, पेन की दूरी को घटाएं और फिर बढ़ाएं। तो आप देखेंगे जब घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आपका जो नेत्र गोलक के बीच में जो आपका पुतली है ना, उसका आकार बढ़ेगा घटेगा। जैसे कैमरे में बढ़ता घटता है, ऐसे ही आपको बढ़ता घटता दिखाई देगा। ये नेचुरल कैमरा है, ईश्वर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। समझिए आगे। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। परितारिका जो है ना, वो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अभी जो बताया मैंने, पुतली का साइज को बड़ा करना, छोटा करना। परितारिका के पास एक कुछ पेशी होता है जिसका नाम है पक्षमाभि पेशी। क्या नाम है? पक्षमाभि पेशी। आपके ऑप्शन में अगर ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि पुतली के आकार को बड़ा छोटा कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है, ऑप्शन में अगर पक्षमाभि पेशी है तो आप क्या चुनेंगे? पक्षमाभि पेशी। परितारिका का ही वो पार्ट है पक्षमाभि पेशी, इसलिए इसका भी नाम कहा जाता है कि पुतली के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर पक्षमाभि पेशी नहीं हो ऑप्शन में तो आप किसको चुनेंगे? परितारिका को चुनेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, रेटिना पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न कर मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाती है। हमारे रेटिना पर क्या कहा कि प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती। प्रकाश सुग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, प्रकाश को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं होती है, जो लाइट को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, और वो एक विद्युत सिग्नल में बदल जाता है। आपने शायद न्यूरॉन्स के बारे में 9th में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, और 10वीं में तो आप और डिटेल पढ़ेंगे कि न्यूरॉन में कैसे कोई सूचना आगे बढ़ता है। तो शुरुआत में जब न्यूरॉन का एक हिस्सा सूचना को ग्रहण करता है तो वहां कुछ केमिकल रिलीज, मतलब वहां पर कुछ विद्युत सिग्नल रिलीज होता है, उससे वो कोशिका काय तक आता है, फिर तंत्रिकाक्ष से होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंचता है। वही काम यहाँ भी हो रहा है। हाँ, आप इसका डिटेल्स जहां पर कि न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे वहां पूरा पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप शॉर्टकट ये समझिए कि जो हमारे रेटिना पर जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, हम आपको अभी क्या बताए, न्यूरॉन्स बताए। आंख का जो न्यूरॉन्स है, आंख की जो तंत्रिका कोशिका है, वो क्या करता है, वहां पर एक विद्युत सिग्नल उत्पन्न करके उसको मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। सूचना को कहां पहुंचा देता है? मस्तिष्क तक। मैंने बताया ना कि चित्र बनता है उल्टा, सिग्नल पहुंच जाता है ब्रेन तक। अब ब्रेन उसको क्या कर लेता है? सीधा कर लेता है। इसलिए आप वस्तु को क्या देख पाते हैं? सीधा देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, दृष्टि तंत्रिका के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होने पर चाक्षुष विकृति उत्पन्न होती है या करती है। मैं कह रहा है कि हमारे जो दृष्टि तंत्रिका है, हमारे जो नर्व्स है, मतलब कहां पर, आंख का जो नर्व्स है,
आंख का जो तंत्रिका कोशिका है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है तो वो हमारे दृष्टि को प्रभावित करता है, आंख में रोग उत्पन्न करता है। विभिन्न प्रकार के रोग आंख की तंत्रिका कोशिका के खराब होने के कारण से भी हो सकता है ना। नेक्स्ट देखिए, अभिनेत्र लेंस, हमारे आंख का जो लेंस होता है ना बेटा, उसको क्या कहते हैं साइंस में? अभिनेत्र लेंस। क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस। ये रेशेदार जेली से बना होता है। कैसे जेली से बना होता है? जेली समझते हो बेटा? जेली दैट मीन्स जैसे कि आपका क्लोजअप टूथपेस्ट आप यूज करते हो ना, तो वो रेड कलर का एक चिपचिपा सा पदार्थ है, वो जेली नुमा हो गया। तो हमारा लेंस भी कैसा होता है? जेली नुमा होता है। उस पर क्या होता है ना, कोशिका झिल्ली से वो कवर्ड रहता है, या कहिए कि उत्तक से कवर्ड रहता है, लेकिन अंदर में क्या कैसा पदार्थ है? उसमें जेली नुमा पदार्थ है। इसके अंदर, लेंस के अंदर, और लेंस पूर्णतः पारदर्शी होता है। जैसे एक स्वच्छ कांच बिना कलर वाला पारदर्शी होता है, वैसे ही हमारा लेंस भी क्या होता है? पारदर्शी होता है, लेकिन उसके अंदर रेशेदार क्या होती है? जेली होती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर पाता है, उस क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो हमारे आंख के लेंस की वह क्षमता, जिसको अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं, तो हमारे अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण हम विभिन्न दूरियों पर जो वस्तुएं होती है उसको अपने रेटिना पर फोकस कर पाते हैं, इस क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मैंने बताया ना, कभी हम क्या कर रहे हैं? कैमरे को फोकस कर पा रहे हैं तो दीवार ब्लर है, घड़ी ब्लर है, घड़ी को देख रहे हैं तो कैमरा ब्लर है। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज हमारे किसके कारण हो रहा है? समंजन क्षमता के कारण। किसके कारण? आंख की जो समंजन क्षमता है, ये समझ लीजिए एडजस्टमेंट पावर, जैसे जिसके कारण हमारा आंख विभिन्न दूरियों को एडजस्ट कर लेता है, कभी कम दूरी को, कभी अधिक दूरी को। इसी को हम क्या कह रहे हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर उसकी फोकस दूरी बदल जाती है। जब हमारे आंख का लेंस मोटा हो जाएगा ना, तुलनात्मक, देखिए हम ये बनाते हैं, मान लीजिए हमारा ये आंख का लेंस है, ठीक है, नॉर्मल स्थिति में, और अब ये कैसा लेंस होता है बेटा आंख में? हमने पहले ही बताया, उत्तल लेंस होता है, और ये क्या होगा? फोकस पर सेंट्राइज हो जाएगा यहाँ पर। नॉर्मल जब हमारा आंख स्वस्थ होता है तो ये फोकस कहाँ बनता है? रेटिना का पर्दा जो होता है वहीं पर बनता है, ठीक है ना। तो ऐसा है, यहाँ चित्र बन रहा है वस्तु का, नेत्र लेंस उसको फोकस कर रहा है कहां पर? रेटिना पर। अब लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिए कि ये जो लेंस है ना किसी कारणवश थोड़ा सा मोटा हो गया, अब नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ गई ना, तो अब क्या होगा? इसको मोटा सघन माध्यम से गुजरना पड़ेगा। पहले तो थोड़ा सा कम चौड़ाई था, तो कम माध्यम से गुजरना पड़ रहा था, मोटाई बढ़ गया तो क्या होगा? माध्यम का सघनता और बढ़ेगा, मतलब उसका क्षेत्र बढ़ेगा, तो स्पीड और घटेगा प्रकाश का, और घटेगा तो क्या होगा? प्रकाश किरण जो यहाँ फोकस हो रहा था और पहले फोकस होने लगेगा। अब देखिए रेटिना यहाँ है, अब फोकस होने लगा यहाँ, मतलब ये समझो कि पर्दा यहाँ है, अब फोकस यहीं होना शुरू हो गया, तो क्या चित्र ठीक बनेगा? नहीं। तो वही चीज यहां बताया जा रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता में अगर परिवर्तन हो जाए, अगर अभिनेत्र लेंस की वक्रता बदल जाए, मोटी हो जाए या पतली हो जाए, मान लीजिए एक ऐसा भी तो स्थिति हो सकता है कि नॉर्मल जो रेटिना है वो कुछ ऐसा है, और किसी कारणवश रेटिना क्या हो गया? पहले से भी पतला हो गया। अब बताओ कि प्रकाश किरण पहले से ज्यादा दूर तक चला जाएगा, जितना दूर पहले फोकस हो रहा था ना, अब रेटिना आपका यही है, रेटिना पीछे पड़ गया, अब फोकस पीछे चला गया, रेटिना के भी पीछे चला गया। तो ये भी नेत्र दोष है, वो सब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। 3 तरह का नेत्र दोष मुख्य रूप से हमको पढ़ना है, और चौथा जो है मोतियाबिंद के बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसे सिर्फ इतना ही रोग नहीं है आंखों का, और भी है, हम उस पर भी चर्चा एक एक करके करेंगे जितना आपके लिए जरूरी होगा। तो क्या कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता में अगर परिवर्तन हो जाए, माने उसका टेढ़ापन बदल जाए, तो उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी बेटा? बदल जाएगी। आपने क्या देखा? लेंस अगर पतला हो जाए, वक्रता
जो है वो कम हो जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, वक्रता बढ़ जाए, मोटा हो जाए तो फोकस दूरी क्या होगी, घट जाएगी, है ना। बढ़े आगे, मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, किसी तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु से आंख की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। देखो आप गौर करेंगे, तरुण वयस्क किसको कहेंगे, एक स्वस्थ यंग व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अगर वो स्वस्थ यंग है, ऐसे तो बच्चों को भी ग्लास लग रहा है, हम लोगों को तो मान लीजिए 40+ है तो लगना ही है, सामान्यतः लग ही जाता है 40 के बाद ग्लासेस। तो मेरा मतलब हमको निकट पढ़ने में दिक्कत है, तो निकट अगर हमको देखने में दिक्कत है तो समझिए हमको दूर दृष्टि दोष है, उल्टा होता है। नजदीक का वस्तु ठीक नहीं दिख रहा है, दूर का वस्तु ठीक दिख रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। अब दूर का ठीक नहीं दिख रहा है, नजदीक का ठीक दिख रहा है, इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका कारण अलग है, ये उल्टा क्यों कहते हैं, ये उल्टा नहीं है, वास्तव में सीधा है, लॉजिक साइंस से है। नजदीक दिखना दूर दिखना से नहीं है, यह है कि फोकस का क्या स्थिति है, फोकस दूर हो गया कि फोकस निकट हो गया। फोकस निकट हो गया तो निकट दृष्टि दोष, फोकस दूर हो गया तो दूर दृष्टि दोष, समझे ना। लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे क्या है, दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि मुझे निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है पढ़ने में। उसके लिए मेरे आंखों में जो लेंस लगा हुआ है वो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस लगा हुआ है, समझ पा रहे हैं। और जिसको मान लीजिए दूर का नहीं दिखता है ना, उसको अवतल लेंस लगता है, कि उसको क्या लगता है, अवतल लेंस लगता है सुधारने के लिए कुछ सही पावर का। तो कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अगर हो तो उसको उसका जो निकट बिंदु होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकेगा, क्लियर देख सकेगा। और 25 से जैसे ही नीचे लाएंगे तो थोड़ा थोड़ा फटने लगेगा। और अगर आप बहुत नजदीक करके पढ़ते हैं स्वस्थ स्थिति में तो आंख पर दबाव पड़ेगा। आप कभी किताब को नजदीक करके पढ़ने का प्रयास कीजिए, 1-2 मिनट पढ़ेंगे आपके सर में बोझ बुझाने लगेगा, दर्द आने लगेगा। कारण क्या है, आपका आंख का लेंस को जितना प्रकाश को मोड़ने की क्षमता है उससे ज्यादा आप मुड़वा रहे हैं, उससे ज्यादा लोड दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो स्वस्थ आदमी का आंख का निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। कहेंगे आप दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु बेटा अनंत होता है, अनंत तक की वस्तु देख सकते, तारों को देख सकते हैं, तो तारा से अनंत और क्या हो सकता है। आप तारों को देख सकते हैं ना जो आपसे प्रकाश वर्ष में दूर है, भले ही बिंदु आकार का देख रहे हैं लेकिन देख तो रहे हैं ना। तो आप तारों तक को देख सकते हैं, और निकट में आप स्पष्ट कितना सेंटीमीटर को की वस्तु को देख सकते हैं, स्वस्थ आदमी 25 सेंटीमीटर। इसलिए पढ़ाई करते समय किताब को कभी भी बहुत निकट नहीं रखना चाहिए, बहुत दूर नहीं रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि 25 से 30 सेंटीमीटर पर रख के पढ़ाई किया जाए। अब नाप के तो आप नहीं करोगे, क्या करोगे, हर बार पढ़ने के टाइम फीता लगाओगे, 25 सेंटीमीटर है कि नहीं। आप एक औसत आइडिया कर लेंगे कि मेरा आंख से 25 सेंटीमीटर कितना दूरी है, तो उस पर रख के पढ़ने का प्रयास करें, हाँ, जिससे कि आंख पर कोई दबाव ना पड़े, स्वस्थ रहे। और आंख को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है बेटा कि आंख को नित्य नॉर्मल ठंडे पानी से आप धोए, जोर से ना धोए, नॉर्मल छीटा ले। कई लोग खूब जोर जोर से मारते, आंख हमारा इतना सॉफ्ट है, उसको इतना जोर से मारने की जरूरत नहीं है। मतलब डस्ट वस्ट सब निकलते रहे, साफ होते रहे, तो स्वस्थ रहने की संभावना ज्यादा होगी। ऐसा कई जगह मैंने लाइन पढ़ा है कि जो अपने आंखों को रोज नित्य धोता है, साफ करता है ठीक से, उसकी आंखों में कभी प्रॉब्लम नहीं आता है। आप कहेंगे कि आपने नहीं धोया होगा ठीक से, शायद हो सकता है ये भी। चले आगे, क्या है देखिए, शिकार करने वाले जंतुओं की आंखें सिर के विपरीत दिशा में स्थित होती है। विपरीत दिशा मतलब ऐसा नहीं कि हमारा आंख यहाँ होता है इसका एक आंख यहाँ होता है, नहीं। विपरीत दिशा मतलब जैसे हम लोगों का आंख फ्रंट में है, कहाँ है, फ्रंट में। तो अभी मैं आपको बताऊं कि मैं अभी अपने दोनों हथेली को महसूस कर पा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं अपने दोनों हथेली को देख पा रहा हूँ। और थोड़ा पीछे ले जा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब राइट हैंड मेरा छुपने लगा, लेफ्ट हैंड छुप गया, राइट पूरी तरह छुप गया। अब हम नहीं देख पा रहे अपने हथेलियों को, ना लेफ्ट को ना राइट को। थोड़ा आगे लाते हैं तो दोनों को देखने लगते हैं। मतलब मेरा जो आंख का विजन एरिया है वो यहां से लेके सामने तक है। अब यही आंख मेरा अगर थोड़ा सा वाइड होता, इधर होता, तो शायद हम और पीछे की वस्तु को देख पाते। तो शिकारी जो भी
जानवर है, सिंह हो, चीता हो, बाघ हो, उनको तो शिकार उसका आसान नहीं है बेटा। आप कई बार देखते होंगे टीवी पर, जैसे नेशनल ज्योग्राफिया या डिस्कवरी चैनल्स अगर आप देखते हैं, तो उनका शिकार भी बहुत कठिन है। वो हर बार अपने शिकार में सफल नहीं हो पाते हैं। वो अपने शिकार को बहुत दूर तक एरिया में देख पाए, इसके लिए नेचर ने उसके आंख को क्या कर दिया है, थोड़ा सा फ्रंट से साइड कर दिया है, जिससे और बड़े क्षेत्र को वो क्या कर सकता है, देख सकता है। समझ पा रहे हैं ना कि उसका आंख जो है हम लोगों जैसा फ्रंट में नहीं होता है, थोड़ा सा वाइड होता है, फैला हुआ होता है, साइड होता है, जिससे उसका देखने का एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मैं अभी इसको नहीं देख पा रहा हूं, तो शायद वो यहां तक की वस्तुओं को भी देख पाता होगा, है ना। उसको शिकार करना उससे आसान बनता है, ताकि उन्हें अधिक विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके। इसलिए सिर के विपरीत दिशा में, फ्रंट में नहीं होता है, थोड़ा सा साइड होता है। ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष है। दृष्टि दोष मुख्यतः कितने तरह का है, 3 तरह का है। पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। दूसरा दृष्टि दोष है बेटा दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा है बेटा जरा दूरदृष्टिता, जिसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें वो क्या है, मतलब आप समझे कि दृष्टि का 3 सामान्य अपवर्तन दोष होता है। कौन कौन, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ऐसे इसका डिटेल तो हम आगे क्वेश्चंस में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष क्या है कि इसमें जो हमारा लेंस है ना, किसी कारणवश तुलनात्मक मोटा हो जाता है या इसकी वक्रता बढ़ जाती है। तो जो फोकस रेटिना पर होना चाहिए, मान लीजिए कि रेटिना पर फोकस होना चाहिए, वो फोकस थोड़ा सा पहले होने लगता है। यानी फोकस दूरी क्या होता है बेटा, निकट आ जाता है। फोकस दूरी क्या होता है, निकट आ जाता है। और फोकस दूरी के निकट आ जाने के कारण इस दृष्टि दोष का नाम क्या पड़ा, निकट दृष्टि दोष। क्या पड़ा, निकट दृष्टि दोष। लेकिन इस रोग में हमको दूर का वस्तु नहीं दिखता है, निकट का वस्तु दिखता है लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखता है। तो आपको एक चीज याद रखना है, निकट दृष्टि दोष मतलब दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। और कोई कारण पूछ दे आपसे कि फिर निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, तो आप क्या उत्तर होगा आपका कि इस समय निकट दृष्टि दोष की स्थिति में जो नेत्र लेंस का मुख्य फोकस होता है ना, वो रेटिना से पहले हो जाता है, रेटिना से आगे बनने लगता है, यानी लेंस के निकट हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका अब एक चीज बताइए कि जब निकट दृष्टि दोष हुआ तो मैंने बताया दूर का नहीं दिखेगा। और लेंस में आप देखें तो उत्तल लेंस मूलतः क्या करता है, थोड़ा सा कंसेप्ट आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह पर सेंट्राइज कर देता है, करता है ना, प्रकाश किरणों को मोड़ के एक जगह ले आता है। और यही अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस का काम है प्रकाश किरणों को फैला देना। ये क्या होता है, बाहर की ओर फैल जाता है। अब ये बताओ कि प्रकाश किरण को अगर हम इसके सामने और उत्तल लेंस लगा दे तो ये तो प्रकाश को और मोड़ के अंदर कर देगा ना, प्रकाश को क्या करेगा, और मोड़ के अंदर कर देगा। क्या इससे समस्या समाधान हो जाएगा, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जिसको निकट दृष्टि दोष है ना, उसके सामने उचित पावर का चश्मा में अवतल लेंस लगा देंगे। अब ये अवतल लेंस क्या करेगा, किरणों को फैलाएगा, जो यहां फोकस हो रहा था उसको पहुंचा देगा सही जगह पर जहां पर बनना चाहिए। तो इससे निकट दृष्टि दोष का क्या हो जाएगा, निपटारा हो जाएगा, समस्या समाधान हो जाएगा चश्मा पहनने के बाद। या आजकल तो लेंस भी लग रहा है उसके आंख में, और लेंस लगा के वो वस्तु को क्लियर देख सकता है। ठीक है ना, दूर की वस्तु को। अब दूसरा जो आपका दीर्घ दृष्टि दोष है, या इसको कहीं कहीं पर दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को और क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। वो ठीक इसका उल्टा है। इसका भी हम थोड़ा चित्र कर देते हैं आपको। वो स्थिति क्या होती है दूर दृष्टि दोष वाला, शॉर्टकट समझे। दूर दृष्टि दोष में बेटा का जो स्थिति है वो है कि इसमें जो हमारा नेत्र लेंस है ना, तुलनात्मक पतला हो गया, जिसके कारण
जो रेटिना पर नॉर्मली फोकस यहां हो रहा था, रेटिना पर हो रहा था, अब ये बढ़ के आगे आगे चला गया। तो जो फोकस यहां होना चाहिए था वो फोकस कहां चला गया, रेटिना के पीछे चला गया। अब रेटिना के पीछे चला गया तो फोकस दूरी दूर हो गया ना, लेंस से दूरी बढ़ गया ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइपर माइट्रोपिया। समझ पा रहे हैं? आगे देखें बेटा कि इस रोग का निपटारा कैसे होगा। अब जो फोकस यहां बन गया है उसको खींच के यहां लाना है। अब बताओ कि अगर इसके सामने हम अवतल लेंस लगा दें तो वो तो किरणों को और फैला देगा, तो फोकस क्या करेगा, ये फोकस और बढ़ के आगे चले जाएगा। अब भैया हमको फोकस को समेट के आगे लाना है ना, सामने लाना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर उचित पावर का सामने भी उत्तल लेंस लगा देंगे, तो वो क्या करेगा, इस किरण को मोड़ के फिर जगह पर पहुंचा देगा, सही पावर। तो इससे रेटिना पर चित्र बनने लगेगा और व्यक्ति जो जिसको दीर्घ दृष्टि दोष है, यानी उसको निकट का वस्तु नहीं दिख रहा है, एग्जाम्पल मैं हूं, हाँ, तो उसको सब कुछ क्लियर नजदीक भी दिखने लगेगा, अक्षर भी ठीक से वो पढ़ पाएगा। ठीक है। और उम्र बढ़ने के बाद अक्सर 45-50 के बाद ये हो जाता है बहुत सारे लोगों में, जरा दूरदृष्टिता। मतलब जरा दूरदृष्टिता से क्या संबंध, इसका मतलब है कि दोनों स्थिति, दूर का भी ठीक नहीं दिखता है, नजदीक का भी ठीक नहीं दिखता है, दूर भी प्रॉब्लम है, नजदीक भी प्रॉब्लम है। तब ऐसे व्यक्ति को क्या होता है बेटा, ऐसे व्यक्ति को किस तरह का ग्लास लगता है जरा दूरदृष्टिता में, इसको कहते हैं बाइफोकल लेंस। मतलब जो लेंस है ना उसमें ऊपर का हिस्सा, ऊपर ये मान लीजिए कि आपका चश्मा का लेंस है, तो आप देखेंगे होंगे कई लोगों के चश्मा पर कि यहाँ पर एक गोल जैसा बना रहता है, यहाँ पर है ना, तो वो ये सामने पढ़ने के लिए दिया उत्तल लेंस और ऊपर लगा हुआ है अवतल लेंस। तो अब जब वो दूर देख रहा है तो अवतल लेंस से देख रहा है, नजदीक देख रहा है तो किससे देख रहा है, उत्तल लेंस से देख रहा है। ये होता है बेटा कौन सा, प्रेस बायोपिया, जरा दूरदृष्टिता। तो आप शॉर्टकट में निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है और जरा दूरदृष्टिता क्या है, ये समझे और इसका निवारण भी समझे कि इसका इलाज कैसे किया जाएगा, है ना। हम इसका क्वेश्चन भी पढ़ेंगे अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कि दृष्टि दोष कितने हैं और वो किस क्यों होता है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। क्या है बेटा, निकट दृष्टि दोष को उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस, अवतल लेंस को क्या कहा जा रहा है, अपसारी लेंस, कॉनकेव लेंस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस से संशोधित किया जाता है, मतलब उपचार किया जाता है। किससे उपचार किया जाता है, किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस। मैंने शुरू में बताया था, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस और जरा दृष्टि दोष बाईफोकल लेंस, या हिंदी में कहते हैं द्विफोकसी लेंस। क्या कहते हैं, द्विफोकसी, द्वि मतलब दोनों, कौन कौन, उत्तल भी और अवतल भी, दोनों लगेगा, तो उसको बाइफोकल लेंस कहते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि दूर दृष्टि दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस, दूसरा नाम अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कह रहे हैं, अभिसारी लेंस, अंग्रेजी में कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस से संशोधित किया जाता है। ठीक, याद रहेगा। उत्तल लेंस को का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी। ये आपको इसलिए कह रहे हैं, कभी कभी ऑप्शन में उत्तल लेंस नहीं देके क्या दे देता है, अभिसारी दे देता है, अवतल लेंस नहीं देके क्या देता है, अपसारी, है ना। आप इतना सा दिमाग में रखो, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जो लेंस या दर्पण, क्योंकि दोनों में अंतर है, आप देखेंगे उत्तल लेंस किरणों को समेटता है, अवतल दर्पण किरणों को समेटता है। उत्तल लेंस किरणों को समेटता है और अवतल दर्पण किरणों को समेटता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो दिमाग में क्या रखना है अभिसारी अपसारी के लिए, मैं आपको बताऊं क्या कैसे रखोगे। जो किरणों को समेटे, समेटना मतलब अभिसरित करना, समेटना मतलब अभिसरित करना, तो वो अभिसारी। ठीक, जो किरणों को फैलाए वो अपसारी, वो क्या, अपसारी, फैलाने वाला अपसारी, समेटने वाला अभिसारी। इसलिए उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, लेकिन दर्पण में जाओगे ना बेटा
उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। समझे ना, उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि वहां उत्तल दर्पण किरणों को फैला देता है। तो ये अभिसारी अपसारी किस बात पर डिपेंड करता है? कौन किरण को समेटता है और कौन किरण को फैलाता है, याद रहेगा। कई लोग इसमें हमको लगता है कि मिस्टेक कर जाते हैं। अगर सीधा सीधा याद रखेंगे कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है तो उत्तल दर्पण भी अभिसारी होगा, तो आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जरा दूरदृष्टिता दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस, बायोफोकल फोकल लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा इस दोष को संशोधन किया जाता है। क्या कहा कि जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष है ना, उसको क्या लगता है? द्विफोक्सी लेंस। मैंने बताया था आपको, या ये बायो नहीं होना चाहिए, बाई होना चाहिए, ठीक है ना। बाई फोकल लेंस, BIFOCAL, हाँ, बाई फोकल लेंस से इसका संशोधन होता है, या फिर शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन, कई बार ऑपरेशन के द्वारा भी इसका संशोधन किया जाता है। जो नेत्र विशेषज्ञ होते हैं उसके सलाह के अनुसार कभी ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, कभी ग्लास लगा के ठीक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है? कांच का त्रिभुज प्रिज्म प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर देती है। शायद हमने आपको प्रिज्म से प्रकाश गुजरने वाला चित्र पिछला लेसन में दिखाया था, याद होगा आपको कि एक कांच का ऐसा त्रिभुजाकार सिल्ली था जिसको हम लोग प्रिज्म कह रहे हैं। यहां से प्रकाश किरण इसमें प्रवेश किया था, इसको सतह पर अभिलंब मानिए, तो ये अभिलंब जाना चाहिए था, तो इसको ऐसे, तो ऐसे नहीं जाके ये क्या होता है? अभिलंब की ओर झुकता है। फिर क्यों? क्योंकि ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है? प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुकती है, कारण उसकी प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है। फिर जब ये सघन से विरल में जाएगा तो ये जो इसका अभिलंब है, इस सतह पर जो लंब है काल्पनिक, उसको अभिलंब कहते हैं। तो नॉर्मली इस किरण को तो ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन क्या होगा? ये अभिलंब से दूर हटेगा, तो जिस एंगल से ये कोण प्रवेश करता है ना बेटा, उसी एंगल से नीचे लौट जाता है करीब करीब, ठीक है ना। और जब ये आप देखेंगे इससे प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में भी बट जाता है। तो प्रकाश का किसी कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में बट जाना, इसको हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। 7 रंगों में बटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपन कहलाता है। वर्ण माने रंग होता है, रंग अलग अलग होना, वर्ण विक्षेपन। आप शब्दों पर ध्यान देना तो आपको आधा चीज तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। वर्ण माने रंग, विक्षेपन मतलब अलग अलग होना, रंगों का अलग अलग हो जाना। श्वेत प्रकाश में कितने कलर होते हैं? 7 रंग होते हैं। वही जब 7 रंग, वही 7 रंग जब बट जाता है, अलग अलग दिखने लग जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। अभी वर्ण विक्षेपन की बात हो नहीं रही है वैसे, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कांच का त्रिभुजाकार प्रिज्म जो होता है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है? अपवर्तित करता है। अपवर्तन पढ़ा है ना आपने, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और वहीं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से गुजरता है और किसी चमकीले धरातल से टकराता है और पुनः वापस लौट जाता है उसी माध्यम में, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो कांच की सिल्ली में या कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म में क्या होगा? परावर्तन या अपवर्तन? अपवर्तन होगा, है ना। बढ़े आगे, देखिए बेटा क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट, कि कॉर्निया अंधता से, कॉर्निया अंधता मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जिसका आंख में या तो मतलब एक्सीडेंटल कोई ऐसा चीज हो गया है, का कॉर्निया डिफेक्टिव हो गया है। हाँ, तो कॉर्निया अंधता से हमारे पूरे मतलब लगभग कितने लोग पीड़ित हैं? कि कॉर्निया अंधता से लगभग 45 लाख व्यक्ति पीड़ित है। तो कौन सा रोग कह रहे हैं? कॉर्निया अंधता, जिसे नेत्रदान से दृष्टि दी जा सकती है। आपने सुना होगा कि कई लोग मृत्यु से पूर्व नेत्रदान की घोषणा कर देते हैं, सरकार से कमिटमेंट कर लेते हैं, हॉस्पिटल से कमिटमेंट कर लेते हैं, और जब हमारा डेथ होता है तो उसके 6 घंटे तक के अंदर हमारे आंख से कॉर्निया को निकाला जा सकता है और वो किसी और दूसरे व्यक्ति में, जरूरतमंद को प्लांट किया जा सकता है।
इसलिए आप ये भी सुने होंगे नेत्रदान महादान, है ना। तो नॉर्मली कोई जब तक जीवित है तो अपना नेत्र तो दान कोई नहीं करेगा, लेकिन डेथ के बाद निकाला जा सकता है। तो बहुत लोग आज के टाइम में ऐसा कर रहे हैं, है ना। जिससे कि आपने देखा कि 45 लाख व्यक्ति इससे पीड़ित है। तो अगर लोग इस पे आगे बढ़ के आए तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो इससे मुक्त हो जाएंगे और वो दुनिया देख पाएंगे। आप अंदाजा करिए कि हमारे पास सब कुछ हो लेकिन हम कुछ देख ना पाए, जो लोग ऐसे झेल रहे हैं, जो कुछ नहीं देख पाते हैं, उसका जीवन क्या है बताओ आप। अगर हम कुछ देख ही ना पाए ना, हमारे जीवन में कोई रंग हो, तो क्या उसके लिए कोई अच्छा कपड़ा, बुरा कपड़ा, एक सिर्फ उसको जीव का ही टेस्ट होगा और शायद मुझे लगता है कि और कुछ तो उसके लिए कोई मायने रखता ही नहीं। तो बहुत दुखद जीवन है उनका। तो ये इसको आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, नेत्रदान जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अच्छा, एक पॉइंट आपका छूट गया बेटा बीच में, अब देखिए क्या है। विकासशील देशों में लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति नेत्रहीन है। विकासशील देश मतलब जो जैसे भारत विकासशील देश है, जो गरीब नहीं है, अमीर भी नहीं है, अमीर देश भी नहीं है, गरीब भी नहीं है, विकास के रास्ते पर अग्रसर है, ऐसे देश में लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति जो है वो क्या है, नेत्रहीन है, वो देखने में सक्षम नहीं है। और जो जन्मजात नेत्रहीन होते हैं बेटा, उसका कोई इलाज नहीं है। तो नेत्रदान से भी इलाज नहीं किया जा सकता है, केवल कॉर्निया अंधता को आई डोनेशन से, आंख नेत्रदान से उसका इलाज हो सकता है, उसकी आंखों की रोशनी लौट सकती है। ठीक है ना, रोक दिए, देखें आगे। अभी पॉइंट्स होगा, रुको ना, 42 मिनट हो गया, आज रोक दोगे इसको, रोक दो फिर। तो बेटा इससे आगे और भी शायद कुछ पॉइंट्स बचे हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट डे पूरा करेंगे और आगे क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे एक एक करके। अभी कुछ 4 पॉइंट्स है और हमको लगता है कि बड़ा रोचक चैप्टर है, आपको जरूर मन लगा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि हमको जब पढ़ाने में मन लगता है तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को भी पढ़ने में शायद मन लगता होगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड चीज है। और एक चीज मैं आपको जरूर बताऊं कि बेटा हम हमेशा हम आपको इंटरेस्टेड चीज ही नहीं परोस सकते, क्योंकि आपके थाली में आपको करेला भी मिलना है ना, और कभी आपका फेवरेट सब्जी भी मिलना है। घर में भी ऐसा होता होगा कि आपको हो सकता है करेला ना पसंद, लेकिन मम्मी पापा या किसी को पसंद है, तो उनके स्वाद से भी कभी खाना पड़ता है। तो हर टॉपिक, हर चैप्टर एक जैसा होगा, सब एकदम रस से युक्त होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और मेरे ख्याल से जो बच्चे 9th पढ़ के आए हैं वो तो इसको भली भांति जानते होंगे। मेरे ख्याल से 9th क्लास में ज्ञान का भंडार है, समुद्र है जिसमें से बहुत सारा मोती आप उठा सकते हैं, लेकिन निरस्ता भी है। तो बेटा हम आपका सिर्फ इंटरटेनमेंट करने नहीं आए हैं कि हम हमेशा आपको सिर्फ इंटरटेन करेंगे, है ना। हम आपको वो सब चीज देंगे जो आपका सिलेबस कहता है, उसका जो डिमांड है। हाँ, कड़वा है तो भी ले लो, मीठा है तो भी ले लो, नमकीन है तो भी ले लो। मेरा प्रयास होगा कि कड़वा का कड़वाहट कम करे, मीठा भी बहुत ज्यादा है तो उसका भी मिठास कम करे, नमक भी ज्यादा है तो उसको भी कम करे, संतुलित रखे, ताकि आप बोर ना हो, आपको समझ में आए, आपको बेहतर लगे। लेकिन किसी का स्वाद पूर्णतः बदलना तो संभव नहीं। जो टॉपिक जैसा है सिलेबस, हमको वो चीज कवर करना पड़ेगा, है ना। उसको हम लोग जहां तक हो सके इंटरेस्टेड बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सब चीज आपको मनोरंजन से ही नहीं मिलेगा। कुछ चीज पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, सीरियस रहना पड़ेगा, है ना, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हर काम आपके सहूलियत से नहीं होता है, कई बार आपको ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो जिसमें आपको मन नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको करना पड़ता है।
यही जीवन है। तो पढ़ाई भी यही है, पढ़ाई भी यही है। उसमें भी खास करके अंडर 10th, तो उसमें तो आपको सारे विषयों को पढ़ना है। किसी को संस्कृत नहीं पसंद, लेकिन क्या संस्कृत में आप पढ़ाई ना करें तो फेल नहीं कर जाएंगे आप सारे विषय में बहुत पारंगत है, मैथ्स आपसे बहुत बढ़िया बनता है, साइंस बहुत बढ़िया बनता है, और संस्कृत में फेल कर जाएंगे तो क्या आप बढ़िया विद्यार्थी कहलाएंगे? तो दुनिया को किसका तलाश है बेटा? ऑलराउंडर का तलाश है, जो हर क्षेत्र में माहिर हो। तो कम से कम 10th तक तो आपको हर विषय में ऑलराउंडर होना चाहिए। उसके बाद आपकी जिसमें रुचि हो उस हिसाब से आप आगे बढ़े। लेकिन यहां आपको हर चीज सीखना है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो या साइंस हो। उसमें कुछ चैप्टर बहुत रोचक है और कुछ थोड़ा नीरस भी है। नीरस में भी हम लोग रस डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन इतना रस नहीं डालेंगे कि उसका ओरिजिनलिटी ही खत्म हो जाए। समझ पा रहे हैं ना? तो हम लोग अपने प्रयास से कोशिश करेंगे कि आप जो भी पढ़े क्लास में खत्म हो, क्लास में सीख पाए। और आपको ज्यादा मतलब ऐसा नहीं हो कि आपको रट्टा मारने की जरूरत हो। ये तो हमारा भरसक प्रयास होगा कि आप रट्टा ना मारे, आप समझे और अपने मन से लिखें, अपने मन से तैयार करें, अपनी भाषा में तैयार करें, है ना? तो इसके बाद वाला जो मतलब स्टार पॉइंट्स है वो और क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा। ठीक है, धन्यवाद।